फिर मेरी पथराई अखिया भीग गई। देखिए, मैं साहिर से बहुत प्रभावित हूँ। साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी, मधुबाला बहुत ही प्रिय है। आज भी मैं जब मुगले आजम का वो गीत देखता हूँ कि मुझे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, तो उस समय भोजपुरी फिल्मों का भी दौर बड़ा बहुत बहुत सुनहरा दौर। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है वकार वाहिद। बातचीत के शो में आपका फिर स्वागत है। नॉर्मली मैं आपको जिन लोगों से मिलवाता हूँ वो कोई शिक्षक होता है, कोई जर्नलिस्ट होता है, कोई टीचर होता है, कोई अलग अलग विभाग से लोग होते हैं, अलग अलग जगहों से लोग होते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं लोगों के अंदर होती हैं। लेकिन आज ये मौका बहुत ख़ास इस वजह से भी हो जाता है कि फ्रेम में आपको जो शख्सियत नज़र आ रही है वो इस एक शख्सियत में कई सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर हम बात करें तो इस शख्सियत में शामिल है एक बेहतरीन पत्रकार, इसमें शामिल है एक शानदार टीचर, और साथ ही साथ एंकरिंग की जो बात है, प्रोग्राम को नियंत्रण करने की जो बात है, या प्रोग्राम प्रस्तुत करने की जो बात है, ये सारी कलाएं, ये सारी प्रतिभाएं एक जगह नज़र आती हैं, जिसको आर.के. भट्ट बारा कहते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे पेपर में लिखा हुआ है कि आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, रेडियो प्रज्ञा के प्रोग्राम कंट्रोलर हैं, हिंदी के शिक्षक हैं भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना में, और विमर्श साहित्यिक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, और जिला प्रभारी हिंदी दैनिक ख्वाजा एक्सप्रेस हैं। तो इससे पहले कि हम लोग तमाम विषयों पे चर्चा करें, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ों को एक जगह मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, ये स्वभाव में होता है जी। आप जब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ठान लेते हैं जी, तो उसके लिए कुछ संकल्प लेना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, और फिर सारी जिम्मेदारियां आसान हो जाती हैं, अपने आप होता चला जाता है। नॉर्मली एक आदमी एक चीज़ होता है वही करने में वो परेशान रहता है, लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है जब कभी भी हम लोग आपसे मिलते हैं, और ये सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बखूबी करते हैं। ये बड़ा कमाल है। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले सर कविता की फील्ड से, साहित्यिक फील्ड से जी, कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब शुरू हुई? देखिए, मेरे स्वभाव के मूल में साहित्य है जी। शुरुआत के लिए मैं कहूँ तो मुझे याद है कि पहली कविता मैंने कक्षा 8 में लिखी थी। अच्छा। मैं जब 9 में उदित नारायण इंटर कॉलेज में पढ़ने आया तो पिताजी के घर में रखी हुई इंटर की किताबें, हिंदी की जो बुक्स थी, उसको मैं एक बार देखने लगा, पढ़ने बहुत मज़ा आया। अच्छा। और फिर मैं पूरी किताब पढ़ गया। फिर हिंदी में मुझे तब से ही इंटरेस्ट, ये कहें कि हमारा मन बना उसमें, और कविताओं का लिखने का दौर अनवरत चलता रहा। हालांकि मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग, इंटर विज्ञान वर्ग, लेकिन हिंदी के प्रेम ने मुझे बीए करने को मजबूर कर दिया। अच्छा। और फिर मैं एमए हिंदी से हूँ। तो विज्ञान का विद्यार्थी और कैसे हिंदी की तरफ मुड़ता है, ये साहित्य ही ये कमाल कर सकता है कि साहित्य में अगर आपकी रुचि है तो ही ऐसा वो आपको खींच ले जाता है। सही बात है। मुझे लगता है कि जब बात साहित्य की आ ही गई है और आपकी कविताओं को लिखने का क्रम कक्षा 8 से शुरू हुआ था, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को आपके द्वारा रचित एक कविता सुनवा दी जाए। यहाँ पे इसी से शुरुआत करते हैं। आइए, मैं शुरुआती दिनों की वो कविता, चूँकि वो कविता अब धीरे धीरे मानस पटल से भी, और डायरी में बहुत पुराने पन्ने पे लिखी हुई है, लेकिन मुझे याद है कि 1995 में मैंने उस कविता को आकाशवाणी गोरखपुर पे पढ़ा था। अच्छा। और आज आपने पुनः उसी भाव को एक बार कुरेदा है, तो अचानक से मानस पटल पे वो कविता आई। 2-4-6 लाइन जो भी याद है मैं सुनाता हूँ। स्वागत है सर। हालांकि उस समय का जो किशोर मन था जी, उस मन में इस तरह की भावनाएं कैसे आई मैं खुद नहीं समझ पाया, क्योंकि ये जो भावना है ये तो एक प्राउड या प्रेम में टूटे हुए दिल से कविता ये निकल सकती है। लेकिन मैं तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। अच्छा। 14-15 साल उम्र रही होगी। लेकिन देखिए कविता क्या कमाल की हुई। फिर मेरी पथराई अखिया भीग गई,
फिर मेरी पथराई अखियाँ भीग गईं, दर्द के पौधे को मेरे फिर सींच गए। फिर मेरी पथराई अखियाँ भीग गईं, दर्द के पौधे को मेरे फिर सींच गए। अंतरा देखिए। स्वागत है। कि क्रंदन में ही सावन कितने बीत गए, क्रंदन में ही सावन कितने बीत गए, टुकड़ों की रेखाएं दिल पे खींच गए। आज उठी है दिल में फिर एक टीस नहीं, आज उठी है दिल में फिर एक टीस नहीं, दर्द के पौधे को मेरे फिर सींच। क्या कहने हैं, वाह। लंबी कविता है, अभी याद नहीं है, लेकिन वो मुझे वो जमाना वो समय याद आया, तो ये 4 पंक्तियाँ। क्या बात है सर, यानी शुरुआती दिनों से ही आपकी कविताएं क्या कमाल हैं। साहित्य में कौन व्यक्ति ऐसा है जो साहित्यिक है और आपको प्रेरित करता है? देखिए, मैं साहिर से बहुत प्रभावित हूँ। साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी जी। मैं शुरू से ही रेडियो में बड़ी बहुत रुचि रही है। शुरू से मैं विविध भारती बहुत सुनता था, आकाशवाणी गोरखपुर सुनता था। फिल्मी जो पुराने गीत हैं उनका मैं बहुत ही शौकीन हूँ। मतलब झूम के सुनता था, गाता भी था। अच्छा। तो जब नाम आ जाता था कि ये गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है, पता नहीं क्यों एक मन में रोमांच पैदा होता था। और साहिर की जो भावनाएं हैं जी, मुझे लगता है अपने समय का बहुत बड़ा शायर है साहिर। जहाँ तक हिंदी कविताओं की बात है तो हिंदी कविताओं में मुझे प्रसाद प्रिय हैं, निराला प्रिय हैं। एक समय में मुक्तिबोध बहुत प्रिय थे, लेकिन चूंकि उनकी कविताएं थोड़ा कम लोगों को समझ में आती हैं जी, कई लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं। मैं भी समझने की बहुत कोशिश करता था। तो इस तरह से कुछ ये विशेष कवि हैं जो प्रिय रहे, पसंद है। तो जब आपने साहिर का नाम लिया तो साहिर के जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं और गीतों की वजह से ही साहिर फेमस हैं। तो जब आपको गीतों का शौक़ था तो गीतों का ताल्लुक़ फिल्मों से है जी, तो फिल्मों का भी शौक़ रहा होगा। तो किस तरह की फिल्में उस ज़माने में आप देखते थे? कौन सी फिल्में आपको पसंद थी? कौन सा हीरो पसंद था? और हीरोइन के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम लोग जब थोड़े से होशियार हुए फिल्म देखने लायक, तो वो समय था 90 का दशक जी। तो उस समय अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हुआ करते थे। मिथुन दा का वो बहुत ही अच्छा समय था जी। उस समय डिस्को डांसर करके उनकी बड़ी फेमस पिक्चर आई थी, जिसको मुझे लग रहा है सिनेमा में लाने का श्रेय मिथुन दा को जाता है। मुझे अभिनय में जया भादुरी बहुत पसंद थी। आशा पारेख, हालांकि पहले की हैं, हमारे समय के पहले की जो हैं। मधुबाला बहुत ही प्रिय है। आज भी मैं जब मुगल आजम का वो गीत देखता हूँ कि मुझे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो, और मधुबाला का नृत्य और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन जब मैं देखता हूँ तो लगता है सारी बातें आंखों से कह जाती हैं। तो मधुबाला से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी कलाकार है। मीना कुमारी, नो डाउट। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हीरो में मुझे लगता है कि अमिताभ का कोई जोड़ नहीं था। अमिताभ से अच्छा कोई नहीं लगा आपको? अच्छे तो और भी लगे। राजेंद्र कुमार, चूंकि हम लोग पहले के थे और सिनेमा वो पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं हम लोगों के पहले वाली। लेकिन हम लोग के समय अमिताभ जी अपने समझिए कि ऊंचाइयों पे थे। जिस वक्त 90s की जो 90 की, हाँ।
ये कमाल है सर। लेकिन एक फिल्मों में, अगर फिल्मों की बात आ गई तो थोड़ा सवाल फिल्मों से भी जहन में आ रहा है। तो उस मैं एक दौर- चीज़ और बताऊँ, जी। उस समय भोजपुरी फिल्मों का भी दौर बड़ा बहुत बहुत सुनहरा दौर था। अच्छा। आज की जो तमाम सारी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाने ना सुनिए, भोजपुरी गाने, मतलब ये जो एक दाग आजकल के गीतकारों ने और जो गाने वाले लोग हैं उन्होंने भोजपुरी पे लगाया है। उस समय की भोजपुरी फिल्म धरती मैया, नदिया के पार, दंगल, बिहारी बाबू, ये सब जो फिल्में थीं, भीड़ लग जाती थी। सालों साल नदिया के पार ने किसी एक चित्र मंदिर में अगर वो लगा, सालों साल तक चलता रहा। और कमाल है कि आज की पीढ़ी भी जब उसको देखती है तो उतना ही प्रभावित होती है जितना हम प्रभावित होते थे। सही बात है। लेकिन उस दौर की जो फिल्में जो आप बता रहे हैं कि मैसेज वाली होती थी, उसमें कोई संदेश होता था, उसको भी आपने देखा है। और आज के दौर की भी फिल्में देख, आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं कि जैसे चित्र उसमें दिखाए जा रहे हैं, जो मैसेजेस हो रहे हैं, तो एक कवि हृदय, ऐसी चीज़ों का बदलाव दोनों तरफ आपने देखा है। तो क्या आज की फिल्मों को देख के क्या महसूस करते हैं कि क्या संदेश लोग देना चाहते हैं इस माध्यम से? देखिए, आज की जो फिल्में हैं और उसके जो अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं, मुझे लगता है कि जो अभिनय उन्हें करना चाहिए वो तो सब कुछ आजकल विज्ञान इतना आगे हो गया है जी। कि वो सब उसके भरोसे है। मतलब मिक्सिंग जो डायरेक्टर कराते हैं फिल्मों की शूटिंग के बाद, सारा कमाल उसका है। लेकिन उस समय की जो फिल्में थी उसमें जो सहजता थी, उसमें जो सरलता थी, आप बताइए ना, कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो सुन लेगा कि लाले लाले होठवा से बरसे ललैया हो के रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला। कौन सा ऐसा हृदय होगा जिसके हृदय में आनंद हिलोरे न मारने लगे? सही बात। भागेलू तो हमके बुलावे ला चरवा, ये जो उसमें एक जी, जो फीलिंग, जो आकर्षण है, जी, जी, नहीं मिल पा रहा आजकल। नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। मुझे लगता है आज भी गीत के लिखने में जावेद साहब ने वो झंडा अभी भी बुलंद रखा है और वो कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग आए उसमें। तो आज के दौर में समीर ने अच्छे गीत लिखे हैं, लेकिन मैं जावेद साहब को ज़्यादा पसंद करता हूँ इस मामले में, कि वो अच्छा लिखते हैं। गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। तो गीत गज़लों की बात आई है तो आपकी गज़ल बड़ी खूबसूरत है जो आप अक्सर मंचों से पढ़ते हैं। मुझे अच्छा। लगता है कि 2-4 शेर अच्छा जी। उसके आप सुना दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मुख्तसर सी गज़ल। बिल्कुल। तुझको देखा तो मुझको याद आया, तुझको देखा तो मुझको याद आया, वो ज़माना ज़माने बाद आया। क्या बात है, वाह। तुझको देखा तो मुझको याद आया, वो ज़माना ज़माने बाद, वो ज़माना ज़माने बाद आया, घुघराले रेशमी जुल्फों में उजला चेहरा तेरा। घुघराले रेशमी जुल्फों में उजला चेहरा तेरा, निकल के बादलों के घर से बाहर चाँद आया। क्या, वाह। झुकी नज़रों से प्यार छलका एक अरसे बाद, झुकी नज़रों से प्यार छलका एक अरसे बाद, कांपते होंठ से आदाब अरसे बाद आया। वाह वाह। अभी भी उंगलियां दुपट्टे में वैसे फेरती हो, अभी भी उंगलियां दुपट्टे में वैसे फेरती हो, होंठ दांतों से दबाना वो मुझको याद आया। क्या बात है, पूरा चित्रण है, वाह। कहीं जो तुम पे गज़ल मैंने सुनाया तुमको, कहीं जो तुम पे गज़ल मैंने सुनाया तुमको, हाय मरमर में गया तेरा जो इरशाद आया। क्या कहने।